साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का जीएस फोरम ऑफिशियल में। मैं विनय त्रिपाठी औरंगजेब के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक अलग तरीके का बादशाह, ये वही वाला बादशाह कि बादशाह की गली में आकर बादशाह का पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद पता बता देते। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी बादशाह होगा वो सिंहासन पर बैठ करके राज करेगा तो बादशाह रियल में बादशाह नहीं होगा। बादशाह बनने के लिए हिंदुस्तान के दिलों पर राज करना पड़ेगा, जनता पर राज करना पड़ेगा। यही सीखना चाहिए आपको अकबर से। आइए बात करते हैं औरंगजेब के बारे में और समझते हैं कि औरंगजेब ने किस तरीके से हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत को इतना दूर तक बढ़ाया और उसका परिणाम क्या मिला। बहुत ही शानदार तरीके की क्लास आपके लिए डिजाइन की जा रही है। आपको बस हमारे साथ बने रहना है और लगातार बने रहना है। इस मैप पर लगातार मैं अपने इस क्लास की सीरीज में मैप आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। इस मैप पर आप देख सकते हैं, ये जितना पिंक या पर्पल कलर से आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये अकबर का मुगल सल्तनत है। अर्थात आप देख सकते हैं कि अकबर ने दक्कन की तरफ बढ़ने की बहुत कोशिश नहीं की, क्योंकि दक्कन में चैलेंजेस बहुत थे। आप इसे मोहम्मद बिन तुगलक से समझ सकते हैं। पीछे आप शाहजहां को पढ़ेंगे कि यहां दक्कन की तरफ बढ़ने में कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। लेकिन कई बार इतिहास में गलतियों से सीखने के बजाय कुछ शासक वही गलती दोहरा भी देते हैं। उनमें से औरंगजेब भी एक था। शाहजहां की गलती से सीखने के बजाय औरंगजेब ने दक्कन की तरफ बढ़ने की जो गलती की, उसने मुगलिया सल्तनत को बहुत कमजोर कर दिया। तो औरंगजेब के बारे में हम बात करेंगे। यहां तक हमने कहा कि अकबर का साम्राज्य था, और इसके नीचे जब आप बढ़ते हो तो जो आपको यहां तक ये दिखाई दे रहा है, ये औरंगजेब ने बढ़ा दिया। आप कहेंगे सर ये तो बहुत बढ़िया रहा कि औरंगजेब ने बढ़ा दिया, लेकिन इस टेरिटोरियल एक्सपेंशन के चक्कर में मुगलिया सल्तनत का जो खजाना था वो पूरी तरीके से कमजोर हो गया। लेकिन याद रखिएगा कि औरंगजेब को जो गद्दी मिली थी, औरंगजेब का जो राज्याभिषेक हुआ था, वो आसानी से नहीं हुआ था। इसके पीछे औरंगजेब को तलवारें चलानी पड़ी थी। तलवार के दम पर औरंगजेब ने गद्दी प्राप्त की थी। तो थोड़ा सा हम लोग उत्तराधिकार के युद्ध को पहले समझेंगे और उसके बाद औरंगजेब के जीवन के बारे में बेसिक बातें। बार बार मैं कह रहा हूं कि क्लास थियरी की नहीं है, क्लास एमसीक्यू की है, लेकिन एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देता हूं। थियरी की क्लास में बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, जो मेंस लेवल तक आपको कवर करेगी। आइए थोड़ा सा औरंगजेब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि इसका नाम आलमगीर, औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। 1658 से लेकर के और 1707 तक के हिंदुस्तान के मुगल शासन के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ, यानी कि बादशाह बनकर के बैठा हुआ शासन है। बहुत ही लंबा शासन। अकबर के बाद यदि आप देखेंगे तो लगभग 49 वर्षों का शासन आपको औरंगजेब का भी दिखाई देता है। कहा जा रहा है कि औरंगजेब का जो लिटरल मीनिंग है, जो शब्द औरंगजेब है, इसका जो मतलब है वो क्या है? ताज को सुशोभित करने वाला, यानी कि जो क्राउन को सुशोभित करेगा वो औरंगजेब है। जन्म इसका होता है 1618 ईस्वी में। कहां पर? उज्जैन के निकट दोहद में होता है। और इसका जो ओरिजिनल नेम था वो मुहीउद्दीन था। मुहीउद्दीन ओरिजिनल नेम आपको याद रखना है, मुहीउद्दीन मूल नाम। औरंगजेब को कई सारी उपाधियां दी गई थी साथियों। उन्हीं उपाधियों में से आपसे सवाल भी पूछे जाते हैं कि किस बादशाह की उपाधि थी, तो बहादुर कहा गया इसको, बहादुर। और बहादुर क्यों कहा गया? क्योंकि 15 वर्ष की उम्र में औरंगजेब ने सुधारकर सुंदर नामक हाथियों को नियंत्रित करने का काम किया था, जिसको देख करके शाहजहां ने उसे उपाधि दी थी। यानी कि 15 वर्ष की उम्र में हाथी को कंट्रोल किया गया था औरंगजेब के द्वारा, इसीलिए इसको यह उपाधि दी गई थी। आलमगीर पहले यहां पर क्लियर है, आलमगीर भी इसकी उपाधि थी। शाही दरवेश, शाही दरवेश देखिए, शाही दरवेश का मतलब यह हुआ कि शाही पोशाक में एक दरवेश, सादा रहन सहन, शराब ना पीना, ये सब कारण थे जिसके लिए इसको शाही दरवेश कहा गया। मैं आपको थोड़ा सा यहां पर एक पॉइंट और समझाऊंगा जब इसके जिंदा पीर होने की बात कही जाती है। जब औरंगजेब शासन में आया तो उसने दरबार को बिल्कुल सूना कर दिया, जस्ट लाइक द बलबन। दरबार में नाच गाने, नृत्य, संगीत सब कुछ बंद। हाँ, लेकिन यह ध्यान में जरूर रखना कि जो महिलाओं के दरबार लगते थे, पत्नियों के जो दरबार थे औरंगजेब के, वहां पर इसने कुछ नर्तकियों को, कुछ गायकों को अलाउ किया था, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट खुद करता था, क्योंकि खुद भी वीणा बजाता था। आप जानते हैं शास्त्रीय संगीत से बहुत सारी किताबें उस समय, उस जमाने में लिखी गई, ट्रांसलेट भी हुई। लेकिन औरंगजेब के बारे में आपको एक पॉइंट जरूर ध्यान में रखना है कि औरंगजेब जब शासन में आया तो इसने बहुत ही सूना कर दिया दरबार को। जो महफिलें सजा करती थी इससे पहले जहांगीर के दरबार में, वो महफिलें धीरे धीरे बंद हो गई। बहुत ही निरंकुश तरीके का बिहेवियर, ऐसा लगता था कि सब कुछ केवल और केवल शासन है। और इससे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि खुद एक सन्यासी के भाव में रहने लगा, एक सन्यासी के भाव में रहने लगा। और औरंगजेब के साथ एक जो सबसे बड़ी बात थी जिसके कारण इसे जिंदा पीर कहा गया, वो ये था कि औरंगजेब जो अपेक्षा जनता से या दूसरे अपने मंत्रियों से रखता था, वो खुद अपने ऊपर अप्लाई करता था, केवल आपसे उम्मीद नहीं करता था। इसीलिए कुरान इसको याद था, बहुत पूरी तरीके से कुरान याद करने वाला पहला मुगल बादशाह बनेगा ये औरंगजेब। औरंगजेब ने धर्म को लेकर के बहुत कुछ करने की कोशिश की, धार्मिक कट्टरता बहुत थी।
इस्लामिक कानूनों का रक्षक भी इसको कहा गया, इसीलिए इसे जिंदा पीर कहा गया। तो बात आपको समझ आ रही होगी टाइटल को लेकर के। हाफिज भी इसे कहा गया, हाफिज। हाफिज हाफिज पहला एवं आखिरी बादशाह था जिसने कुरान को पूर्णतः कंठस्थ कर रखा था, इसलिए इसे हाफिज कहा गया। और साथ में इसे गाजी भी कहा गया। तो गाजी भी आप याद रखेंगे, राज्याभिषेक के अवसर पर कहा गया था। अब साथियों टाइटल तो आपको समझ में आ गई, लेकिन अब थोड़ा सा आपको यह बताते हैं कि औरंगजेब को जो गद्दी मिली है, मैंने पहले भी कहा कि वो तलवार के दम पर मिली थी। वो विरासत में तो मिलनी चाहिए थी, लेकिन दारा सिकोह को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि बड़ा पुत्र था दारा सिकोह शाहजहां का, उसे मिलना चाहिए था। बट मिला किसको? औरंगजेब को, क्योंकि तलवार औरंगजेब ने चलाई थी। उस उत्तराधिकार को लेकर के औरंगजेब ने कई सारे महत्वपूर्ण युद्ध लड़े हैं, जहां से आपकी परीक्षाओं में सीधे सीधे सवाल आते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बहादुरपुर का युद्ध। फरवरी 1658 में शाह शुजा दारा सिकोह के प्रतिनिधि के रूप में मिर्जा राजा जयसिंह और सुलेमान सिकोह के बहादुरपुर का युद्ध किया गया, और शाह शुजा यहां पर पराजित हुआ और बंगाल वापस चला गया। जरा समझिएगा, शाह शुजा बनारस के पास दारा सिकोह के प्रतिनिधि में, यानी कि थ्रोन पर कैप्चर करने के लिए जो सबसे पहले कोशिश की जा रही थी दारा सिकोह के द्वारा, उसी का रिप्रेजेंटेटिव था शाह शुजा, और यहां पर वो पराजित होकर के कहां चला गया? बंगाल। यानी कि क्लियर था कि औरंगजेब भारी पड़ना शुरू हो रहा है। धर्मत का युद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धर्मत और सामूगढ़ दोनों आपको ध्यान में रखना है, और दोनों पर आपसे क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। ये अप्रैल 1658 और ये जून 1658, सामूगढ़ वाला बाद में और धर्मत वाला पहले, ये आपको ध्यान में रखना है। देखें, औरंगजेब एवं मुराद ने उज्जैन के पास धर्मत में, दो सवाल निकल के आ रहे हैं, किसने किसने? औरंगजेब और मुराद ने। कहां पर? उज्जैन के पास धर्मत में। सवाल आपसे पूछ लेंगे कि धर्मत किस स्टेट में है, किस राज्य में है? आंसर होगा धर्मत जो है वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, उज्जैन के पास। दारा सिकोह के प्रतिनिधि जसवंत सिंह एवं कासिम खान को हरा दिया, यानी कि धर्मत के युद्ध में दारा सिकोह के प्रतिनिधि की हार हुई, जसवंत सिंह और कासिम खान को, और औरंगजेब और मुराद की जीत हुई, ठीक है। और इसी के बाद धर्मत विजय की स्मृति में ही औरंगजेब ने फतेहाबाद नगर का स्थापना किया था। यह सवाल भी आपसे परीक्षाओं में पूछा सकता है कि किस युद्ध के विजय की स्मृति में औरंगजेब ने फतेहाबाद नगर की स्थापना की थी। आगे बात करें, सामूगढ़ का युद्ध बहुत ही डिसिसिव वार था। 8 जून 1658 आगरा के पास, याद रखिएगा, आगरा के पास सामूगढ़ के युद्ध में दारा सिकोह युद्ध हेतु खुद उपस्थित हुआ। सामूगढ़ में दारा सिकोह खुद आया और औरंगजेब एवं मुराद की सम्मिलित सेना से हार गया। औरंगजेब एवं मुराद की सम्मिलित सेना से हार गया। औरंगजेब ने तुरंत आगरा के किले पर अधिकार प्राप्त कर लिया और अपने सहयोगी भाई मुराद की हत्या करवा दी। उसके बाद 21 जुलाई 1658 ईस्वी को उसने दिल्ली में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। साथियों, याद रखने वाली बात यह है कि औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार आगरा में होगा और एक बार दिल्ली में होगा। आप समझ पा रहे हैं यहां पर, जब वो सबको डिफीट करके अपने शासन पर बैठेगा। आगे देखें, खजुआ का युद्ध 1659 में, ठीक है, इलाहाबाद के पास हुए खजुआ युद्ध में औरंगजेब मीर जुमला एवं जसवंत सिंह ने शाह शुजा को हरा दिया। और इसके बाद एक युद्ध और आपको याद रखना है, देवराय का युद्ध, जो मार्च 1659 में होता है। तो इस प्रकार से युद्धों की क्रोनोलॉजी आपको समझ में आ रही होगी। इसी देवराय के युद्ध के साथ ही साथ आप देखेंगे कि दारा सिकोह को किस तरीके से मारा जा रहा है। समझिएगा इस पॉइंट को, काफी इंपॉर्टेंट है। अजमेर के पास हुए देवराय के युद्ध में दारा औरंगजेब की सेना से हार गया, यानी कि दारा सिकोह हार गया औरंगजेब से। और इसके बाद क्या हुआ, देखिए जरा ध्यान से, बोलन दर्रे में एक अफगान सरकार ने धोखे से बंदी बना लिया। अफगान सरदार ने, सरदार होगा यहां पर, अफगान सरदार ने किसको बंदी बना लिया? दारा सिकोह को। और दारा सिकोह को बंदी बनाने के बाद उसने दे दिया औरंगजेब को। उसे दिल्ली की सड़कों पर नग्न करके घुमाया गया। और यहीं पर वो कहानी भी इतिहासकार लिखते हैं जहां पर दारा सिकोह के बॉडी को 2 पार्ट में कट किया गया, विधर्मी घोषित करके। और मैंने आपको बताया कि एक पार्ट लोग कहते हैं कि आगरा के ताजमहल कैंपस में बनाया गया ग्रेव उसका, और एक हुमायूं टॉम्ब में पूरी बॉडी को, ठीक है। तो दारा का मकबरा, यदि पूछ ले दारा सिकोह का मकबरा कहां पर, तो आंसर होगा हुमायूं टॉम्ब में, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, और इसी के साथ दारा सिकोह का काम खत्म हो गया और फिर औरंगजेब अपना शासन करना शुरू करेगा। आइए अब औरंगजेब के बारे में बहुत ही क्विक एंड फास्ट 2 मिनट में आपको थोड़ी सी बेसिक बातें, और फिर सीधे स्विच करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन पर, ठीक है। मुझे बताते रहिएगा आप लोग कमेंट करके कि आपको कोई समस्या तो नहीं हो रही किसी प्रकार की समझने में, औरंगजेब को समझने में। देखें, राज्याभिषेक हमने कहा कि 2 बार राज्याभिषेक वाला ये पहला मुगल बादशाह है, याद रखिएगा। पूरी तरीके से कुरान कंठस्थ करने वाला पहला मुगल बादशाह औरंगजेब, और 2 बार जिसका राज्याभिषेक हुआ हो ऐसा मुगल बादशाह औरंगजेब। कहां कहां पर? पहली बार 1658 में आगरा में, दूसरी बार 1659 में दिल्ली में।
पत्नियों पर बात करेंगे। पत्नियों पर इसलिए बात करेंगे क्योंकि पत्नियों से जो हुए बच्चे हैं वो आगे एक तो इसका विरोध करेंगे और दूसरा इसके आने वाले समय में पोस्ट को क्लेम करेंगे कि बादशाह कौन बनेगा। तो पत्नियों की बात करते हैं, सबसे पहले दिलरास बेगम। दिलरास बेगम इसका मूल नाम है, जो आगे चल करके राबिया उद दौरानी की उपाधि दी गई, राबिया उद दौरानी की उपाधि। और साथियों, राबिया उद दौरानी की जो उपाधि दी गई यही आपको पढ़ने को मिलेगा कि इसका मकबरा औरंगाबाद में बनाया गया, जिससे आप लोग दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं। मैं उस पर आ रहा हूं। राबिया उद दौरानी की 1657 में मृत्यु हुई थी और मृत्यु हुई ही थी कहां पर? औरंगाबाद में। इसीलिए इसका मकबरा भी कहां बनाया गया? औरंगाबाद में। औरंगाबाद में बने हुए राबिया उद दौरानी का मकबरा जो आगरा का ताजमहल था उसका कॉपी कहा जाता है, इसीलिए उसको काला ताज भी कहते हैं और साथ में दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहां पर और बनता है कि हुमायूं के मकबरे को क्या कहते हैं? तो हुमायूं का जो मकबरा है वो ताज का पूर्वगामी कहलाता है, ताजमहल का पूर्वगामी मकबरा है वो, और ये दक्षिण का ताजमहल कहलाता है राबिया उद दौरानी का मकबरा। आगे बात करते हैं रहमत उन निशा, इनको नवाब बाई कहते थे। इनसे जो बच्चा हुआ वो मोहम्मद सुल्तान एवं मुअज्जम, मुअज्जम ही क्या कहलाया? शाह आलम कहलाया, ठीक है, मुअज्जम। आगे चल करके बहादुर शाह आप पढ़ेंगे। हीराबाई, हीराबाई भी एक बीबी थी। हीराबाई को औरंगजेब का रखेल कहते थे, एक्चुअली शादी नहीं हुई थी लेकिन कोर्ट में औरंगजेब के उसमें हरम में रहती थी, ठीक है। और इसको क्या कहा गया? जैनाबादी महल। तो ये हो गई औरंगजेब की बीवियां। थोड़ा सा हम लोग औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में बात कर लें। धार्मिक नीति, धार्मिक नीति मैंने कहा कि कट्टर थी। हालांकि ये अलग पहलू है कि औरंगजेब के शासन काल में ही लगभग 33% के आसपास हिंदू अधिकारी थे, जो कि किसी भी मुगल शासक के दरबार में रहने वाले या अधिकार शासन में रहने वाले सर्वाधिक अधिकारियों की संख्या हिंदू की थी 33%, इससे अधिक किसी में नहीं थी। लेकिन फिर भी धर्म को लेकर के बहुत ही कट्टर बिहेवियर था औरंगजेब का। इसने नौरोज, जो आप जानते हैं पारसी नववर्ष का त्योहार होता है, इसे बंद करा दिया। 1663 में इसने तीर्थ यात्रा कर लगाना शुरू किया। तीर्थ यात्रा पर कर लगे, इसका मतलब आप समझ सकते हैं धार्मिक कट्टरता आ रही है। सती प्रथा पर इसने रोक लगा दिया। 1670 में इसने तुलादान को बंद करा दिया। इसने अपने दरबार में होली, दिवाली, दशहरा सब मनाना बंद कर दिया। आप समझ सकते हैं कि होली, दिवाली, दशहरा ये हिंदुओं के त्योहार थे और इस प्रकार से औरंगजेब ने इनको बंद किया। इससे धार्मिक कट्टरता आपको दिखाई दे रही है। वैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि औरंगजेब का दरबार बहुत सुना था, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि मौज मस्ती दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ और सिर्फ टेरिटोरियल विस्तार करिए। आगे बढ़ते हैं तो अपने शासनकाल के 22वें वर्ष में, अपने शासनकाल के 22वें वर्ष में 1679 में इसने जजिया लगाया। साथियों में थोड़ा सा यहाँ पर आपको कंफर्म कर दूं कि जो जजिया होता था एक टैक्स होता था जो कि नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, और जकात जो होता था वो मुसलमानों से लिया जाता था। तो इसने जजिया लगाया अपने शासन के 22वें वर्ष में 1679 में। तो ये हो गई कुछ बातें। इसके बाद हम थोड़ा सा बात करते हैं कि औरंगजेब का विद्रोह किसने किया। तो सबसे ज्यादा जो आपको पढ़ने को मिलता है वो मिलता है जाटों का विद्रोह औरंगजेब के बारे में, जिसमें राजा राम एवं राम चेहरा का नाम आता है सबसे ज्यादा। इसके बाद नाम आता है बदन सिंह का, और नाम आता है सूरजमल का, चूड़ामन का। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। ये जाट लोग थे, मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में विद्रोह कर रहे थे औरंगजेब का। सिखों में यदि हम बात करें तो सिखिज्म में जो नवे गुरु थे तेग बहादुर जी, उनको औरंगजेब ने फांसी दे दिया था। और इसी के बाद आप देखेंगे गुरु गोविंद सिंह के ऊपर बहुत दबाव था कि आप इस्लाम स्वीकार कर लीजिए, लेकिन इन्होंने स्वीकार करने के बजाय एक पूरी सिख सेना, खालसा पंथ चला करके स्टैब्लिश किया। महिलाओं और पुरुषों को प्रॉपर ट्रेनिंग दे करके उनको एक आर्मी के रूप में स्टैब्लिश किया, और अच्छी फाइट हुई सिखों से मुगलों की, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं तो जो शाहजादा अकबर था, इसका बेटा था, इसने 1681 में अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। और यही वो अकबर बेटा था जिसे आप अकबर द्वितीय भी कहते हैं कई बार। ये इसके साथ मिल करके जो राजपूत थे हिंदुस्तान के, उनके साथ मिलकर के इसको बड़ा परेशान किया औरंगजेब को। फाइनली ये पारस की तरफ चला गया और वहीं पर उसकी डेथ हो गई थी अकबर की, याद रखिएगा। शाहजादा अकबर जिसे आप कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अभियानों को देख लीजिए। मैंने कहा कि औरंगजेब बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस था, उसे दक्कन को अपने साम्राज्य में मिला लेने की चाहत हमेशा से थी। तो इसने सबसे पहले तो असम और कामरूप को अपने अंडर में लिया। लद्दाख भी जीता गया औरंगजेब के टाइम पर। दो अहम पॉइंट है, एक है बीजापुर का और एक है गोलकुंडा का। बीजापुर को 1686 में और गोलकुंडा को 1687 में औरंगजेब ने अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट बेसिक ऑफ द औरंगजेब। अब आपके सामने पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। और जो कुछ भी आप लोग चाहते हैं कि इस क्लास के अंदर क्या चेंज करा जाए जो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे वीडियो देखने के बाद। आपकी जरूरतों के हिसाब से 100% ये चैनल डेडिकेटेड होगा, सिर्फ आपकी जरूरतों के हिसाब से, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक करना पड़ा?
तो 2 बार राज्याभिषेक करना पड़ा किसको, औरंगजेब को। हमने आपको बताया एक बार आगरा में, एक बार दिल्ली में, क्योंकि दारा शिकोह के मरने के बाद दिल्ली में इसने किया था, दारा शिकोह को हराने के बाद दिल्ली में किया था। धर्मत का युद्ध हमने आपको बताया किसके किसके बीच में लड़ा गया, तो औरंगजेब और दारा शिकोह, मोहम्मद गोरी तथा जयचंद, बाबर तथा अफगान, अहमद शाह दुर्रानी तथा मराठा। आंसर क्या होगा, औरंगजेब तथा दारा शिकोह। पहले डिस्कस कर चुके हैं। धर्मत कमेंट करके बताइए किस राज्य में है धर्मत। अब साथियों यहाँ पर क्रोनोलॉजी पूछी गई है आपसे 4 युद्धों की, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें यह है कि 4 युद्धों की क्रोनोलॉजी पूछी तो गई है जरूर, लेकिन युद्धों को थोड़ा पीछे से उठा लिया गया है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। यदि आप हमारे साथ लगातार पढ़ रहे हैं तो अकबर को आप पढ़े हैं, तो अकबर 1572 में जो गुजरात विजय जीतता है, यहां पर सरनाल का युद्ध होता है। बिलग्राम का युद्ध जिसमें हुमायूं को शेरशाह हरा देता है 1540 में, ये कन्नौज का युद्ध कहलाता है। धर्मत का युद्ध आपने अभी अभी देखा 1658 में होता है ये धर्मत का युद्ध, 1658 में। और जजायू का युद्ध औरंगजेब के मरने के बाद सत्ता के लिए होगा 1707 में। तो यदि आप ऑर्डर अरेंज करेंगे तो आपको ऑर्डर दिखाई देगा 2, 2 के बाद 1, 2 के बाद 1 और 1 के बाद 3 और 3 के बाद 4। तो ये आपका सही क्रम बनेगा 2 1 3 4। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आराम से काम करना है, वही बात इंग्लिश में थी, ठीक है। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध किस पुत्र ने राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी। मैंने कहा ना कि औरंगजेब का विरोध कर रहा था उसका बेटा अकबर, और उसने राजपूतों से मिलकर के औरंगजेब को बहुत परेशान किया। बाद में अकबर फारस की तरफ भाग गया और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि की। जब मैं आप लोगों को मराठा कॉन्फेडरेसी पढ़ाऊंगा तो वहां पर समझाऊंगा कि किस तरीके से जो शिवाजी थे उन्होंने मराठों को स्टैब्लिश करके प्रॉपरली आर्मी ट्रेनिंग दे करके और एक ओपन एंडेड आप समझ सकते हैं कि चैलेंज किया हुआ था मुगलों को। तो यहां पर जय सिंह ने इनको क्या करा था, संधि के लिए मोटिवेट किए थे और संधि हुई थी, पुरंदर की संधि। हालांकि बाद में शिवाजी वहां से भाग गए थे, मालूम होगा आप लोगों को, आगरा के किले से, है ना। आगे बढ़ते हैं। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा गया, अभी अभी डिस्कस किया। औरंगजेब को कहा गया। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को जीता था वो कौन से राज्य थे, तो बीजापुर एवं गोलकुंडा। बीजापुर और गोलकुंडा को कैप्चर करने के बाद ही उसे लग रहा था कि पूरा दक्कन हमारा है, और ईयर भी मैंने आपको बताया है, आपको याद होगा। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी, तो 1886 में बीजापुर और 87 में गोलकुंडा। माफ करिएगा यहाँ पर 1800 नहीं बल्कि 1686, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा पर अधिकार प्राप्त किया तो उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था, अबुल हसन कुतुब शाह था। अबुल हसन कुतुब शाह वहां का शासक था गोलकुंडा का। गोलकुंडा लेटर ऑन हैदराबाद के आसपास का जो एरिया है, ठीक है। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, अभी अभी बताया औरंगजेब में लगभग 33% के आसपास थे अप्रोक्स, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया, अभी थोड़ी देर पहले बताया औरंगजेब के शासनकाल में लगाया गया था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद बहुत इंपॉर्टेंट। औरंगजेब ने जो जिहाद चलाया था उसका मतलब था दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम का मतलब होता है कि इस्लामिक राज्य की स्थापना करी जाए, ये दारुल इस्लाम था, ठीक है। और ये औरंगजेब ऐसा करना चाहता था, ठीक है। बीबी का मकबरा मैंने अभी बताया, रबिया उद दौरानी। औरंगजेब औरंगाबाद। दक्षिण का ताजमहल, काला ताज। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है, क्लियर है, राबिया उद दौरानी का मकबरा कहलाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी, तो आपको मैंने बताया कि यहां पर देखिए जो इसकी पुत्री थी वो थी मेहरुन्निसा। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। मेहरुन्निसा, मैंने कहा ना कि औरंगजेब की एक पुत्री थी जिसने कुरान को कंठस्थ कर लिया था, पूरा कुरान याद था उसको, इस वजह से काफी ज्यादा महत्व है पुत्रियों का। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी, तो साहिबात उज जमानी ये शाहजहां और मुमताज की बेटी थी, यानी कि औरंगजेब की बहन थी जिसका नाम था जहां आरा। काफी महत्वपूर्ण है ये भी, जहां आरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संत रामदास को किसने शासनकाल से संबंधित किया जा सकता है, तो संत रामदास को आप कर सकते हैं औरंगजेब के शासनकाल से, ठीक है। और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, हमने इससे पहले जो शाहजहां पढ़ाया था उसमें भी इस बात का जिक्र हुआ था कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था औरंगजेब ने, ठीक है। तो साथियों एक बार आप फिर से इस बात को समझेंगे कि हमने आपको बाबर से लेकर के और औरंगजेब तक के एमसीक्यू सीरीज को कवर करा दिया है, और मैं कोशिश ये भी करूंगा कि ये सारी क्लासेस को एक सिंगल क्लास में कंपाइल करके आपको दे दिया जाए, एक मैराथन क्लास के रूप में, जिससे कि आप एक वीडियो के माध्यम से सब कुछ प्राप्त कर लें। इसी प्रकार से दिल्ली सल्तनत की एमसीक्यू सीरीज होगी, और उसके बाद हम लोग थियोरी की क्लासेस डिस्कस करना शुरू करेंगे, जिससे कि जो नाम, जो युद्ध, जो चर्चाएं आप अभी देख रहे हैं इस समय इस वीडियो सीरीज के अंदर, वो क्यों हुई, कैसे हुई, कहां हुई, क्या परिणाम निकला, किस तरीके से हुई, जिससे कि प्री मेंस और इंटरव्यू तक यदि आपसे कोई भी सवाल पुटअप किया जाए, या भविष्य में कभी आप इतिहास ऑप्शनल विषय के रूप में भी सोचें, तो आपको कोई भी असुविधा ना हो, ठीक है।
तो आशा करते हैं कि क्लास समझ में आई होगी, और इसके बाद भी जो आप चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि बादशाह वो नहीं होता है जो सिंहासन पर बैठ के राज करता है, बादशाह वो होता है जो लोगों के दिलों पर राज करता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।